नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं गिलवेस्टर भाई। गिलवेस्टर भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। गिलवेस्टर भाई जो है केरला के नहीं बल्कि देश के सीनियर जर्नलिस्ट हैं और देश के बड़े नामचीन चैनलों में लंबे समय तक काम कर चुके हैं और अभी भी पत्रकारिता से उसी तरह से जुड़े हुए हैं। और जब गिलवेस्टर भाई हैं तो आज गुरुवार हो जाता है। गुरुवार को गिलवेस्टर भाई दोपहर 3 बजे खबरों की खबर में द नागरिक पर होते हैं और हम और गिलवेस्टर भाई बात करते हैं केरल और केरल से दिखने वाला देश, दोनों जगह बात कर। शुरुआत करते हैं केरल से। गिलवेस्टर भाई, एक तो खबर यह है हमारे पास कि आप थोड़ा उसको विस्तार दीजिएगा कि अभी संडे को ही, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, एक अभिनेता हैं जो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे, एस देवन, केरला बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट थे वो। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, न केवल उपाध्यक्ष के पद से, वाइस प्रेसिडेंट के पद से, बल्कि पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी रिजाइन कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्या वजह रही? देखिए धनंजय जी, ये जो देवन हैं, ये बेसिकली ज़्यादातर चेन्नई में रहते हैं और केरला में वो पहले से ही थोड़ा-सा एक्टिव रहने की कोशिश की है इन्होंने। एक बार पहले ये इंडिपेंडेंट भी चुनाव एक आध चुनाव लड़ चुके थे और उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई हुई थी पहले। लेकिन उस पार्टी का कोई बहुत बड़ा आधार या कोई बहुत बड़ा उसका इन्फ्लुएंस केरला के अंदर नहीं है। और देवन भी जो है वो कोई सुपरस्टार की तरह नहीं दिखे देखे जाते हैं यहाँ पे। वो एक तरीके से कैरेक्टर एक्टर हैं और काफ़ी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है, तमिल फ़िल्मों में भी काम किया है। एक नाम तो है उनका, लेकिन वो इस तरीके से पॉपुलर नहीं है जिस तरीके से जो बाकी यहाँ के बड़े जो एक्टर्स हैं, उस लेवल पे जो है अगर देखा जाए तो वो उस लेवल के अभिनेता नहीं हैं। लेकिन हाँ, उनका नाम है, उनका एक अपना एक क्या कहते हैं, एक पोज़ीशन है केरला के अंदर और बीजेपी में वो पिछले कुछ समय से सक्रिय थे। पिछले चुनाव में वो सक्रिय थे, उन्होंने काफ़ी कैम्पेनिंग की, उससे पहले लोकसभा के चुनाव में काफ़ी कैम्पेनिंग की। लेकिन उनका मुझे लगता है कि कुछ यहाँ के जो राज्य के नेता लोग हैं, उनके साथ उनका कुछ ठीक नहीं बैठ रहा था और उन्हें कोई ज़िम्मेवारियाँ भी नहीं दी जा रही थी, ना तो यहाँ पर, ना ही केंद्र में। तो मुझे लगता है उनको थोड़ा-सा आइसोलेटेड अपने आप को फ़ील कर रहे थे और जी वो इससे पहले भी उन्होंने कभी कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, आइडियोलॉजिकली जो है बीजेपी के साथ अपने आप को नहीं रखा है। हमने कभी सुना नहीं है उनकी कोई स्पीचेज़ में कोई बहुत ज़्यादा जी। वो नहीं तो हिंदुत्ववादी। बीजेपी इस तरह का काम करती है कि वो लोकप्रियता लेने के लिए या जी, ऐसे कुछ चेहरे लाने के लिए, जैसे कंगना रनौत, जैसे स्मृति ईरानी, जैसे हेमा जी, मालिनी, जैसे धर्मेंद्र, जैसे विनोद खन्ना, जैसे सनी देओल, जैसे राजेश खन्ना। राजेश खन्ना तो नहीं थे, शत्रुघ्न सिन्हा। राजेश खन्ना जी। कांग्रेस में। तो ऐसे चेहरे वो बीजेपी भी लाती है ताकि पार्टी को एक आधार मिले। और जहां पार्टी का आधार नहीं है, केरलम में पार्टी का आधार नहीं है, जिस तरह से बाकी वो चाह रही है हर स्टेट में, वैसे में देवन क्या उनका आना पार्टी को लाभ दिया था कुछ, और जाना क्या नुकसान देगा कुछ? तो मुझे लगता नहीं है कि उनके आने और जाने से कोई खास फ़र्क बीजेपी को पड़ेगा और ठीक है। केरला की राजनीति में पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी हाल ही में जो रीशफ़ल हुआ है बीजेपी के नेशनल लीडरशिप का, उसमें एक बहुत दिलचस्पी हुई है केरला के मामले में। यहाँ पे आप जानते हैं कि एपी अब्दुल्ला कुट्टी, जो मुस्लिम नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं, जो पहले 2 बार एमपी रह चुके हैं केरला से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। उसके बाद उन्होंने सीपीएम के साथ उनके मतभेद हो गए थे, उन्होंने छोड़ दिया था सीपीएम को और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और कांग्रेस में भी वो एक बार एमएलए रह चुके हैं। उन्होंने फिर बीजेपी जॉइन की और बीजेपी ने क्या कोशिश की थी उनके ज़रिए केरला के मुस्लिम वर्ग को जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें सामने रखा और उन्हें बहुत बड़ा पद दिया था। वो भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेज़िडेंट थे, नेशनल वाइस प्रेज़िडेंट, जो कि बहुत बड़ा प पद माना जाता है इनके संगठन के अंदर। तो उन्होंने इतना बड़ा पद जो है बीजेपी ने दिया था उनको और काफ़ी कोशिश की थी उनके ज़रिए जो है थोड़ा मुस्लिम समुदाय के अंदर पैंठ बनाने की। लेकिन क्या हुआ है कि पिछले कुछ चुनावों से ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम समुदाय जो है
बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो पा रहा है बीजेपी की तरफ से और बीजेपी की तरफ। और अब्दुल्ला कुट्टी जैसे नेताओं की वजह से जो उम्मीद लगाए वो बैठे थे, वो उम्मीद पे उनको कुछ हासिल नहीं हुआ। उसके चलते अब उनको इस बार जो है रिलीव कर दिया गया। तो अब अब्दुल्ला कुट्टी की ऐसी खबरें आ रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग में जा सकते हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। और दूसरा यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये रहा कि जो के सुरेंद्रन भाजपा के जो यहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें भी बड़े पद की एक आशा थी, लेकिन उनको भी सिर्फ सेक्रेटरी तक ही सीमित रखा गया। तो अभी फिलहाल बीजेपी के एक तबके में काफी नाराजगी है केरला के अंदर कि जो उनको एक महत्वपूर्ण ओहदे दिए जाने चाहिए थे, वो उनको दिए नहीं गए हैं। तो ये मैं इसलिए जोड़ना चाहता था कि ये मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण है। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन होगी कि भाजपा जी, केरला के अंदर, मुझे लगता है कि फिलहाल भाजपा के लिए केरला कोई बहुत बड़ा क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट की तरह जिस तरह से वो चल रहे थे, उससे थोड़ा-सा वो पीछे को हटे हैं। और मुझे लगता है कि हालाँकि उन्होंने 3 एमएलए जीते हैं केरला के अंदर, लेकिन जो ओवरऑल जो उनकी ग्रोथ है पार्टी की, वो उस तरीके से नहीं हो पाई है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो वो जी। एक मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। नहीं तो एक बताइए कि जिस तरह से वंदे मातरम को लेकर के पूरे देश में एक हुँ। अभियान छिड़ा हुआ है ना, वंदे मातरम गाना होगा और वंदे मातरम पूरा गाना होगा। वंदे मातरम से वैसे किसी को इतराज नहीं था। आमतौर पे वंदे मातरम लोग गाते ही थे, राष्ट्रगीत तो पहले से था वो। लेकिन वो अंतरे जो छोड़ दिए गए थे जिसमें दुर्गा और लक्ष्मी सरस्वती की आराधना है, वो सारे हटाए गए थे उसी समय जब राष्ट्रीय गीत के तौर पे शामिल किया गया था। तभी उसको कम किया गया था। ये कोई एक व्यक्ति बैठ के नहीं किया था। हालांकि अफवाह फैलाई गई कि नेहरू ने ऐसा कर दिया, कांग्रेस ने काट छाट दिया। हम उस विवाद में नहीं जाते हैं कि वंदे मातरम लिखा गया तो वंदे मातरम किस लिए लिखा गया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को किस तौर पे उनका जो उपन्यास है आनंद मठ देखा जाता है, उस पे हम चर्चा में नहीं जाते उसपे। लेकिन मुसलमान जो है वो वंदे मातरम गाने के लिए उत्तर भारत में भी तैयार नहीं है। इमरान मसूद कांग्रेस के जो नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने कहा मैं किसी कीमत पे नहीं गाऊंगा। उसके अलावा हम ये भी पढ़ रहे हैं कि आपके प्रदेश में केरलम में राज्य सरकार ने जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, क्षमा करेंगे, स्वतंत्रता समारोह हुआ, स्वतंत्रता दिवस समारोह, उसमें भी वंदे मातरम का गायन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या मुस्लिम लीग साथ में है इसलिए? क्योंकि कांग्रेस ने कहीं विरोध नहीं किया उस तरीके से उत्तर भारत में, कहीं वो विरोध नहीं है कांग्रेस का। लेकिन मतलब विरोध नहीं, मतलब उस तरीके से चीजें नहीं हुई है। लेकिन क्या केरला सरकार, चूंकि वो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस उसमें इंपॉर्टेंट है और बाकी मुस्लिम लीग भी है, तो केरला सरकार ने वंदे मातरम को क्यों नहीं बजने दिया? देखिए, यहाँ पे ये विवाद चला हुआ था केरला के अंदर कि ये पूरा नहीं गाएँगे। और देखिए गवर्नर की तरफ से भी एक विज्ञप्ति जारी हुई थी कि भी ये पूरा गाना चाहिए। और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी ये पूरा जो है इसका गान होना चाहिए। लेकिन ये जो 14 तारीख को, अगस्त 14 को जो है मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि हालाँकि ये एक डायरेक्शन आया है राजभवन की, लोक भवन की तरफ से और केंद्र से, लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का और हमारी सरकार को जो नेतृत्व देती है वो कांग्रेस पार्टी है। तो हमारा एक पॉलिटिकल डिसीजन है, हमारा एक पॉलिटिकल स्टैंड है इस मामले में, और वो आपको कल 15 अगस्त के दिन सामने आपके आ जाएगा। यानी उन्होंने साफ नहीं बोला था कि ये गाएंगे या नहीं गाएंगे, लेकिन जब शाम हुई तो एक डायरेक्शन आ गया सरकार की तरफ से सारे स्कूलों को और सभी संस्थानों को कि हम सिर्फ राष्ट्रगान गाएंगे और कोई गान जो है वहां पे नहीं बजाया जाएगा। और पूरे केरला के अंदर सिर्फ राष्ट्र गान ही हुआ, यानी जनगण मन ही हुआ, और दूसरा नेशनल कोई एंथम। भी, जी, बिल्कुल नेशनल एंथम ही जो नेशनल। है एक गाया गया केरला के अंदर। और वो बहुत सख्ती से जो है यहाँ की जो सरकार है उसने उसको इम्प्लीमेंट किया। साथ में विपक्ष ने भी उसका स्वागत किया, सीपीएम और एलडीएफ ने भी उसका स्वागत किया। उन्होंने भी कहा कि ये थोपना नहीं चाहिए। अब केरला में धनंजय जी आप जानते हैं कि केरला में भी एक बहुत बड़ी जनसंख्या है मुसलमानों की, करीब 28% के करीब मुस्लिम पॉपुलेशन है केरला के अंदर। और उनके काफी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, बड़े-बड़े संस्थान हैं। तो कोशिश ये भी की जा रही थी कि वहां पे भी जो है इसको जो है
थोपा जाए या ये गाने के लिए मजबूर किया जाए। लेकिन यहाँ पे ये साफ कहा गया है कि कोई भी इसको जो है मजबूर नहीं कर सकता। और केरला के मामले में एक बहुत दिलचस्प बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1986 में यहाँ पर एक मामला उभर के आया था। केरला के एक स्कूल में 4 बच्चों ने, जो कि ईसाई धर्म के एक पर्टिकुलर सेक्ट की तरफ से के लोग थे, उन बच्चों ने ये याचिका दायर की कि हम जो है नेशनल एंथम नहीं गा सकते क्योंकि हम किसी की भी प्रेज नहीं कर सकते। हमारे जो धार्मिक वो है, जो आचार हैं या जो भी हमारी रीति रिवाज हैं, उसके चलते हम सिर्फ अपने धर्म के या अपना जो हमारा स्पिरिचुअल वो है उसी के हम गुणगान कर सकते हैं। तो ये जब हाई कोर्ट में आया मामला, तो हाई कोर्ट ने खैर उसको खारिज कर दिया। तो ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें दिया कि आप किसी को भी जो है फोर्स नहीं कर सकते राष्ट्रगान गाने के लिए। हाँ, राष्ट्रगान का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये गाना ही पड़ेगा, ये आपके लिए अनिवार्य है गाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 1986 में ये साफ अपने जजमेंट में कहा कि हिंदुस्तान में जो है हर नागरिक को ये स्वतंत्रता है कि वो गाए या ना गाए। हाँ, जो अगर अपमान करता है तो उसके चलते उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन किसी के ऊपर भी ये जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा। तो वो जो एक जजमेंट है वो आज भी कायम है। उस जजमेंट के ऊपर अभी कोई बदलाव नहीं आया है। तो केरला में इसका बैकग्राउंड ये भी रहा है, जो अभी जब ये मामला सामने आया तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने और जो सोशल जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। तो ये एक बैकग्राउंड इसमें रहा है। साथ में अगर जी एक और बात मैं जोड़ूं कि छोटा सा जो राजभवन और सरकार के बीच में एक तकरार चली हुई है केरला के अंदर, तो अभी पीछे जो संस्कृत यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर है, उनका एक घेराव हुआ था और घेराव के चलते उनके ऊपर थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई थी, जो वाम मोर्चा के छात्र संगठनों ने किया था। जो कोच्चि में संस्कृत विश्वविद्यालय की जो वाइस चांसलर है, उनका नाम सीसा थॉमस है। तो उस मामले में गवर्नर ने क्या किया कि उन्होंने यहाँ के डीजीपी को जो है बुलवाया राजभवन लोक भवन में। तो ये बात जो है सरकार को पसंद नहीं आई है और मुख्यमंत्री ने उनको चिट्ठी भी लिखी है गवर्नर को कि ऐसा मत कीजिए, आइंदा ख्याल रखिए कि आप जो है डायरेक्टली किसी भी बड़े अफसर या छोटे अफसर को बिना सरकार को बताए हुए आप खुद ब खुद जो है उनको समन नहीं कर सकते हैं। तो ये तकरार पहले भी चली आई थी जब वाम मोर्चा की सरकार थी, अब भी ये जारी है। तो मैं ये बताना चाहता जी कि लोक भवन और सरकार के बीच में एक जो टकराव है हमेशा रहा है यहाँ पे। जी, और उसकी वजह ये भी हो जाती है कि जो राज्यपाल है वो बीजेपी से आए हुए नेता है, आर्लेकर साहब, है ना, जी। गोवा से है। वो की वजह ये भी हो जाती है, और ये सरकार जो है एंटी बीजेपी सरकार है, या कहिए कि बीजेपी की नहीं सरकार है, यहाँ कांग्रेस और एलडीएफ की यूडीएफ की सरकार है। तो वो भी, और लगातार ये हुआ है कि जब से खास करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है दिल्ली में, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस राज्यपाल हर जगह हुआ है। कुछ पहले जो आपके जो गवर्नर थे एलडीएफ के समय भी, बाद में बिहार के गवर्नर बनाए गए, क्या मैं नाम भूल गया उनका, हाँ, आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान, बिल्कुल सही। उस समय भी टकराव हुआ था। फिर वो जी। वहां भी बहुत भारी टकराव हुआ। पश्चिम बंगाल में खूब टकराव हुआ कि राज्यपाल जो है वो राज्य सरकार के मामलों में दखल देने लगते हैं, उनके क्रियाकलापों में दखल देते हैं, जो नहीं दिया जाना चाहिए। आप ऑब्जर्वर की भूमिका में हो, ऑब्जर्व करो। आपको लगता है कि कुछ संघ विरोध हो रहा है, देश विरोधी कुछ हो रहा है, या कोई संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सरकार को, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजो, वहां से राज्य राष्ट्रपति के पास जाएगा और जो निर्णय लिया जाएगा। ये है राज्यपाल की भूमिका। लेकिन अब हमारे राज्यपाल महोदय जो खुद राजनीति करने लगते हैं, ये चलाया जा रहा है। लेकिन एक और बात है, क्या ये जो घटनाक्रम हुआ, राज्य सरकार ने जो फैसला लिया कि, और ये मुझे लगता है पर्सनली तौर पे मैं मानता हूँ कि मैं क्या गाऊं न गाऊं, इसके लिए आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है। जो आपने बताया भी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया हुआ, ये फैसला दिया हुआ बहुत पहले। उसके अलावा अगर कहिए कि जनगण मन की ही बात कर लीजिए, नेशनल एंथम की बात ले लीजिए, इस देश के कितने लोग गा सकते हैं, इस देश के कितने मंत्री गा सकते हैं, कितने गाने का मतलब होता है कि आपको याद है। अगर याद नहीं है तो कैसे गाइएगा, जरा बताइए हमको। फिर अब सवाल उठता है, जब नेशनल एंथम इतना छोटा सा है उसको आप नहीं गा सकते हैं, राष्ट्रगीत कैसे गाएंगे आप। वंदे मातरम जो 6 अंतरों का आपने पूरा का पूरा दे दिया है, किसको याद है। तो याद नहीं गा रहे हैं मतलब अपमान कर रहे हैं आप।
ये कहा जाए कि आप बस वो रिकॉर्डेड बज रहा है, आप खड़े हैं, या कुछ लोगों को ट्रेंड कर दिया कि वो गाएंगे और आप खड़े हैं, आप तो साथ नहीं गा रहे हैं। तो साथ नहीं गा रहे हैं और मुसलमानों से कह रहे हैं कि तुम गाओ। मुसलमान क्यों गाए? आप गाओ पहले, आप गा के सुनाओ पहले। ये एक बड़ा एक भारत जैसे देश के लिए, जिसमें बहुभाषी लोग हैं, बहुधार्मिक लोग रहते हैं, और एक रिपब्लिक देश है, जनतांत्रिक देश है, जनता की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट है, वैसे देश में इस तरह की चीजों को थोप दिया जाना सही नहीं है। लेकिन खाली थोपने की बात नहीं है। केंद्र सरकार ने हालांकि क्या कहा केरल सरकार के इस फैसले पर मुझे नहीं पता, लेकिन जो केरल के जो है एक यूनिवर्सिटी है, केरला यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर मोहनन कुन्नुमल, उन्होंने बड़ा, मैं उसको घटिया मानता हूं, है ना, बड़ा ओछे किस्म का बयान उन्होंने दिया और कहा कि जो वंदे मातरम नहीं गाया उसको माँ के बारे में पता नहीं है। ये कौन सी भाषा है? माँ के बारे में पता नहीं है। और वो जो है और भी कुछ उन्होंने कहा है, तीखा बोला है। उन्होंने कहा कि बच्चे एक विकसित भारत के लिए आपके घरों में रखे गए हैं, इन्हें होनहार बच्चे और अच्छे नागरिक बनाने की जिम्मेदारी हर घर के पुरुष और महिला मुखिया की है। यह जिम्मेदारी खास तौर पर महिलाओं की है, क्योंकि भारत को खुद एक माँ के रूप में देखा जाता है, और इसी वजह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारी माँ है, वंदे मातरम कहते हैं और गाते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग वंदे मातरम कहने का विरोध करते हैं उन्हें ये नहीं पता कि उनकी माँ कौन है, जबकि जो लोग माँ को असली जान मतलब समझते हैं वह राष्ट्रगीत गाते हैं। ये बड़ा विवादास्पद और बड़ा ओछे किस्म का बयान है। आपको आता है, आपने अगर कंठस्थ कर लिया है, हालांकि मुझे नहीं लगता उनको भी आता होगा, बिना कागज पढ़े नहीं बोल सकते, इतनी जल्दी भारत राष्ट्रगीत याद हो जाए ये संभव नहीं। लेकिन देखिए अगर याद भी है आपको, बहुत कुछ आपको याद हो जी सकता है, बहुत विद्वान हो सकते हैं आप, लेकिन हर आदमी को बारे में ये कह रहे हैं कि जो वंदे मातरम नहीं गा रहा है उसकी माँ का पता नहीं है, उसकी माँ नहीं है, उसके परिवार ने उसको समझाया नहीं। ये तो बड़ा खतरनाक है। किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं केरल के लोग? धनंजय जी, मुझे लगता है कि एक होड़ लगी हुई है, और ये जो बड़े बड़े पदों में बैठे हैं लोग, उच्च पदों में बैठे हैं, चाहे वाइस चांसलर हो या कोई डायरेक्टर्स हो या बड़े लोग हों जो बड़े पदों पे आसीन हैं, उनमें एक होड़ लगी है कि जिसको कहते हैं ना कि मोर लॉयल देन द किंग, कि अपनी लॉयल्टी को ज्यादा दर्शाने के लिए वो लोग जो है बहुत ज्यादा इसके ऊपर जोर देते हैं, और अपने जो जो अपने ऊपर बैठे लोग हैं उनको पॉलिटिकल मास्टर्स कह लीजिए, उनको खुश करते हैं, या उनके सामने ये दर्शाना चाहते हैं कि देखिए आपने कहा और हम किसको कितनी बड़ी आत्म आत्म उससे क्या कहते हैं, बहुत बहुत तौर तरीके से इसको जो है लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मोहन कुंडमिल का एक मैं मामला बताता हूं जो कल हुआ। पिछले कल हुआ क्या कि एक बहुत बड़े बच्चों की एक मीटिंग थी, बहुत बच्चे आए हुए थे उसमें, स्कूल के बच्चे भी थे, कॉलेजों के बच्चे भी थे। वहां पे भाषण देते हुए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने बच्चों से कहा कि आप सब मेरे साथ बोलिए कि आप कॉकरोच नहीं हैं। तो जब इन्होंने बोला कि सारे बच्चे जोर से बोले, तो किसी भी बच्चे ने नहीं बोला ये कि मैं कॉकरोच ओह, नहीं हूं, और इनका मुंह जो है एकदम सन हो गया। फिर उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों ने खाना नहीं खाया दोपहर को? क्या आप में कोई ताकत नहीं है, एनर्जी नहीं है? जरा जोर से बोलिए, आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? ये कहिए कि मैं कॉकरोच नहीं हूं। एक भी बच्चे ने फिर भी नहीं बोला, पूरा सारे बच्चे शांत रहे, और इनका मुंह देखने लायक था। फिर उन्होंने कहा कि देखो, मैं इसलिए आपसे बुलवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग कॉकरोच नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको जो है दुर्गा देवी और जो है शेर के बच्चों की तरह मानता हूं, कि आप दुर्गा माँ का रूप है जो लड़कियां यहाँ पे हैं। और जो तो देखिए किस तरीके से जो है बच्चों के अंदर ये कोशिश, हालांकि इसी कोई जरूरत नहीं है ऐसे बात करने की वाइस चांसलर के लिए। एक वाइस चांसलर को कोई अच्छी बात कर सकते हैं ना, कि आपको पढ़ना कैसे है, आपको नहीं, कॉन्सेंट्रेट आपको कैसे करना है। एजुकेशन से रिलेटेड बात कीजिए, नहीं आप मोरल जी स्टोरी क्यों बिल्कुल। सुनाने लगे? आप देखिए क्या बोल रहा है कि आप ये जोर से बोलिए कि मैं कॉकरोच नहीं हूं, और उनको अच्छा जवाब मिल गया बच्चों की तरफ से। एक भी बच्चे ने नहीं कहा, मेरे ख्याल से एक बच्चे ने बीच में बड़ी धीमी सी आवाज में कहा कि हाँ मैं कॉकरोच नहीं हूं, तो उसमें ही उसने उन्होंने थोड़ी सी अपनी वो जाहिर की कि देखिए एक बच्चा बोल रहा है तो आप लोग क्यों नहीं बोल रहे, आप भी बोलिए, आप भी इसके साथ सुर में सुर मिलाइए। लेकिन उससे बहुत एक्सपोज हुए वो, और पूरे सोशल मीडिया में जो है कल से जबरदस्त क्रिटिसिज्म हो रहा है इस वाइस चांसलर के खिलाफ,
कि ये क्या बातें कर रहा है बच्चों के साथ। इसको जो कुछ और बातें करनी चाहिए बच्चों के आगे, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने के लिए, बच्चों की वैज्ञानिक सोच को थोड़ा सा और बढ़ा करने के लिए, प्रोग्रेसिव आइडियाज इनके अंदर डालने की बजाय ये कोशिश कर रहा है कि बच्चों को किसी और सदी में धकेलें। तो ये इसका लेकिन राजनीति बहुत कर रहा भरपूर विरोध हुआ है। है, ये राजनीति कर रहा है, ये वो राजनीति कर रहा है जो राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर रिजेक्ट की जा रही है। जी संविधान हमारा उस राजनीति को रिजेक्ट करता है कि आप धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर आप किसी को भेदभाव नहीं कर सकते। संविधान कहता है कि आप किसी पे जबरन कुछ थोप नहीं सकते, उसको जी अपनी आजादी आप उन सबको क्रश करने लगते हो। और जी मेरे मन जी में तो और सवाल आता है गिलवेस्टर भाई, कि राष्ट्रीय गीत जो है वो आज थोड़े बना है। राष्ट्रगीत से पहले भी देश था। जो नेहरू अक्सर कहा करते थे कि भारत माता कौन है, तो भारत माता एक केवल उसका कोई देवी का की तस्वीर नहीं है, और जी ना ही भारत माता जो है, भारत माता जो है वो जमीन जंगल है, पहाड़ नदी है। भारत माता इस देश की जो जो सब नागरिक हैं, वही भारत माता, वही है, वही भारत है। तो उस पे तो बहुत सारी बात हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी समाज में अपनी बात घुसाना चाहती है जबरन, मुझे लगता है केरल उसके लिए तैयार नहीं है। केरल के आम समाज में क्या रिएक्शन है? सरकार ने रिजेक्ट कर दिया कि बीजेपी की विचारधारा वहां नहीं चलेगी, जबरन किसी पे थोपा नहीं जाएगा। बच्चों ने कह दिया कि हम कॉकरोच हैं कि नहीं है, ये आप तय करने वाले कौन होते हैं, क्यों कब आ रहा है। समझिए उसमें ढेर सारे बच्चे होंगे जो कॉकरोच नहीं है, जाहिर कॉकरोच नहीं है, वो बोलेंगे। लेकिन आप क्यों कहवाना चाहते हो कि आप कॉकरोच नहीं हो या कॉकरोच हो? आप चौकीदार कहवा रहे थे, मैं भी चौकीदार। तो आपके जो ये वाइस चांसलर हैं, उन्होंने मैं भी चौकीदार कहा था कि नहीं कहा था? किसी ने कहा उनको कि आप चौकीदार हो, आप काहे को कॉकरोच वाली संज्ञा में जा रहे हो? तो क्या रिएक्शन है आम लोगों का वहां? देखिए, आम लोगों का रिएक्शन बहुत साफ है, क्योंकि केरला के अंदर इस तरीके से जो स्पर्धा बढ़ाने वाले मुद्दे हैं, उनमें आम जनता इतना ज्यादा जो है इसका समर्थन नहीं करती है। वो बहुत सामने नजर आता है, जो सोशल मीडिया में भी जो रिएक्शंस आते हैं या जो डिस्कशंस डिबेट होती हैं, उसमें साफ नजर आता है जो आम लोग हैं केरला के, वो इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। हाँ, जो संघ के विचारधारा से जुड़े लोग हैं उनका अपना एक नजरिया है, उसी तरह वाम विचारधारा के लोग हैं उनका अपना नजरिया है, कांग्रेस वालों का अपना है, मुस्लिम लीग का अपना है। लेकिन साधारण लोग जो है, वो कोई भी ऐसी पार्टी जो इसको थोप रही है उसका वो विरोध करते हैं, वो बिल्कुल सामने नजर आ रहा है। वरना अगर जिस तरीके से यहाँ पे वंदे मातरम नहीं गाया गया, तो राष्ट्रभक्ति का बड़ा अपमान हुआ है करके बहुत बड़ा जनता के अंदर एक वो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पे एक और चीज जो इंटरेस्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पीछे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने एक सेंटेंस में ये कहा कि राष्ट्रगान जनगण मना, उन्होंने जनगण मन बोलते हैं ना, ये मना बोल रहा है वो। तो वो जो मना बोला, उसको लेकर इतने मीम्स यहाँ पे बने हैं सोशल मीडिया में कि उन्होंने जो है धज्जियां उड़ा दी, जिसको कहते हैं ना कि वो बना बना के इतना मजाक उड़ाया कि जो बंदा आराम से जनगण मन के बोल नहीं सकता है, वो दूसरों के ऊपर थोप रहा है। तो वो मजाक के रूप में इसको जो काउंटर कर रहे हैं, तो ये कोई पोलराइजेशन की तरफ नहीं, लेकिन इसको मजाकिया रूप में इसको जो जिस तरह से जेनजी बच्चे करते हैं कि वो मीम बना के या इनको, तो उस जो ये जो मीम बनाकर इसको काउंटर करने का तरीका है वो बड़ा इफेक्टिव, और पिछले कल से ये चला ही जा रहा है सोशल मीडिया में, और इतनी फजीयत हो रही है राष्ट्रीय जो इनके पार्टी के अध्यक्ष की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, कि हालांकि वो प्रोनाउंसिएशन की बात है, मैं मानता हूँ कि प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलतियां हो अरे वो सकती है, स्लिप ऑफ टंग भी हो लेकिन सकता है, जी स्लिप हो ऑफ टंग सकता भी। है, लेकिन क्योंकि ये जन लोग गण इतना इसको, मन है, जन हाँ गण है ना, हाँ बीच जी में आता है जन हाँ गण, फिर मन आता है, तो स्लिप हाँ, ऑफ फिर टंग हो मण, सकता है। हाँ लेकिन वो तो जब आप माना कर दिया दूसरों के उन्होंने। मजाक उड़ाते हो, तो आपका मजाक क्यों ना उड़ाए, ये भी सवाल आता है। हाँ तो लेकिन एक और ये छोटा सा उन्होंने, जवाब जी, हाँ जी बोलिए बोलिए। एक छोटा सा सवाल और ये है कि राज्य भर में राज्य सरकार ने कहा वंदे मातरम गाने की जरूरत नहीं है। मीडिया क्या कह रहा है, मीडिया में क्या चर्चा है? यहाँ गटर मीडिया तो पता नहीं, सोनिया गांधी ने अपमान किया, फलाना किया, खूब हंगामा मचा। आपके यहाँ के मीडिया में क्या है? नहीं, यहाँ मीडिया ने उसको उस तरीके से नहीं कहा। उन्होंने, मीडिया ने ये जरूर शुरू में ये कह रहे थे कि जब उन्होंने एक स्टैंड नहीं लिया था वीडी सतीशन ने और सरकार ने, कि क्या वो गाना गाएंगे या नहीं गाएंगे, इसके ऊपर एक जो है
एक वैसिलेशन चल रहा था, एक जो है उसमें एक कड़ा रवैया उन्होंने नहीं लिया था। उस टाइम मीडिया का काफी एक प्रेशर चल रहा था, और दूसरी तरफ विपक्ष ने भी काफी हमला बोल रखा हुआ था कि भाई ये सरकार जो है आरएसएस और भाजपा के प्रेशर में आ गई है, इसलिए ये अपना जो है स्टैंड व्यक्त नहीं कर रहे हैं या साफ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही 14 तारीख की शाम को ये डायरेक्टिव आ गया, उसके बाद मीडिया भी जो है इसके ऊपर ज्यादा, लेकिन जो विचार हुआ इसलिए नहीं हुआ कि नहीं गा रहे हैं, इसलिए हुआ कि आप एक स्टैंड नहीं ले रहे हो। जो राज्य सरकार है उसके ऊपर यहाँ पे काफी डिबेट चल रहा था कि कांग्रेस की सरकार क्यों स्टैंड नहीं ले रही है। तो जब ये स्टैंड क्लियर हो गया, उसके बाद इस मामले में कोई बहुत बड़ा वो हुआ नहीं है, उस ठीक है, तरीके का ठीक है। कोई रोष या कोई बहुत बड़े प्रोग्राम्स जो है यहाँ की मीडिया ने इस तरीके से नहीं किया है। हालांकि एक चैनल है जो आरएसएस से और बीजेपी से संबंधित है, सिर्फ वही चला रहे थे कि ये राष्ट्रद्रोह है या राष्ट्रभक्ति के खिलाफ है, वो सिर्फ एक ही चैनल चला रहा बराबर। ये अभी इसी साल से राष्ट्रभक्ति शुरू हुई है, उसके पहले राष्ट्रभक्त लोग है। नहीं रहते थे। वंदे मातरम जी गाने के बाद राष्ट्रभक्त हो गए लोग। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद गिलवेस्टर भाई, और बहुत-बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों का जो प्रोग्राम देख रहे हैं। अच्छा लगा, इसको शेयर कीजिए, और हमारी कोशिश है कि केरला को लेकर के जो बहुत कम जानकारी हमारे पास रहती है, गिलवेस्टर भाई चूँकि सौभाग्य से हमारे साथ बने हुए रहते हैं, हर सप्ताह आते हैं, और तो हम वो जानना चाहते हैं कि केरला में क्या हो रहा है, केरला के साथ-साथ तमिलनाडु में क्या हो रहा है, वो सब भी पता चल जाता है। और बहुत सारे लोग हैं जो केरला के बाहर रहते हैं, जी जो अलग-अलग देशों में रहते हैं। चूँकि द नागरिक वहाँ भी देखा जा रहा है, तो उनके लिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जो ओवरसीज़ के हमारे आउटसाइड पैनलिस्ट हैं, जो द साथी दर्शक हैं, उनको भी खबर मिले कि उनके प्रदेश, गृह प्रदेश में, केरल में क्या हो रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गिलवेस्टर भाई, और फिर मिलते धन्यवाद। हैं हम जी। चौपाल में।